Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स कैपिटल गेन। लास्ट लेक्चर में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है टैक्सेशन 1 का। ये जो कैपिटल गेन चैप्टर है उसमें हमें लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर हमें गेन काउंट करना है। लास्ट लेक्चर में सिर्फ एक छोटू सम देखा था, कैपिटल गेन कैसे काउंट होता है उसका सिर्फ डेमो टाइप देखा था हमने। आज कैपिटल गेन में दो तीन ऐसे छोटे सम्स करवाऊंगा मैं जिससे आपको कैपिटल गेन का पूरा कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा। तो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके पास ये जो कैपिटल गेन के अभी छोटे छोटे सम्स करवा रहा हूँ उसकी पीडीएफ कॉपी है, व्हाट्सएप में हमने सेंड किया है। वो पीडीएफ कॉपी में सम्स की पूरी वैल्यू आपको दी गई है, अमाउंट उसमें से लो और साथ में नोटबुक कैलसी लेके ज्वाइन हो जाओ। तो वो पीडीएफ ओपन रखना। लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 1 किया था, आज क्वेश्चन नंबर 2 पे आगे बढ़ेंगे। नाम है हिरल। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 शुरुआत कर रहे हैं। मैं नामकरण दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 ये मैंने लिखा है, पूरा नाम है हिरल। रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, आपके पास पीडीएफ कॉपी होनी चाहिए। हिरल हैड परचेस्ड अ रेसिडेंशियल हाउस फॉर rupees 18,59,980 during the year 2004-5. She had also paid 3,52,493 as an additional construction expenses during the year 2007-8. फर्स्ट पैराग्राफ में हमें ऐसा बताया कि हिरल ने क्या किया है, एक रेसिडेंशियल हाउस परचेस किया है, 18 लाख समथिंग वैल्यू का दिया हुआ है, 2004-5 में खरीदा है। फिर उसके बाद उसने क्या किया, सी हैड पेड 3,52,993 एडिशनल कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग ईयर 7-8। भाई 2007-8 में उसने घर के अंदर एडिशनल कंस्ट्रक्शन करवाया। आप पहले माले फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ऐसा कंस्ट्रक्शन करवाते हैं ना कभी घर लेने के बाद, तो वैसा ही कुछ काम इस हिरल ने किया है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में 2 सेंटेंस है। सेकंड पैराग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट। On 7/7/2018, she sold above house of rupees 66,24,750 and paid 80,000 as a brokerage। फिर उसने ये घर बेच लिया। कब बेचा? ईयर है 7/7/2018, डेट आपको दी गई है 2018 में इस घर को उसने बेच लिया। एक टाइम पे खरीदा था, दूसरे टाइम पे बेच रही है। खरीदना और बेचने की ये जो प्रक्रिया है, यानी कि वो काउंट करना है आपको कैपिटल गेन। एक टाइम पे असेट खरीदा, दूसरे टाइम पे वो बेच रही है, तो ये कैपिटल गेन का समय आपको समझ में आ जाएगा। On 1/1/2019 she had purchased another house of rupees 12 lakh। relevant cost inflation numbers are as under। देखो फिर उसने क्या किया, 1/1/2019 घर खरीदा था, उसको बेचा है, फिर एक नया घर खरीदा है। कौन सी तारीख को? 1/1/2019 सी परचेज अनदर रेसिडेंशियल हाउस। मतलब ये आपको शो कर रहा है कि उसने जो घर बेचा होगा ना खरीदने के बाद, तो उसको कैपिटल गेन हुआ होगा उसमें। तो ये जो कैपिटल गेन है उसमें उसको टैक्स नहीं भरना है, तो वो क्या करेगी, सामने नया घर परचेज कर लेगी। तो घर बेचने की काम है, उसको गेन हुआ, सामने नया घर खरीदा तो उसको फायदा मिलेगा। अब ये सारी चीज समझने के लिए हमें सम स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे हमने कैपिटल का ये कैलकुलेशन देखा कि ये भी कैपिटल गेन का सम है, आपको टेबल ड्रॉ करना है। लास्ट लाइन देखो ना, जो इन्फ्लेशन इंडेक्स दी गई है उसके बाद फाइंड आउट टैक्स फ्री कैपिटल गेन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54 फॉर द ईयर असेसमेंट ईयर 1920। असेसमेंट ईयर कौन सा लेना है? 1920। ये याद रखना, एक साल पुराना सन हमने कंसीडर किया है क्योंकि इंडेक्स उसमें दी गई है। लेटेस्ट ईयर आपको दी गई हो तो उस हिसाब से जाना है। तो अभी मैं ईयर कंसीडर करूंगा 1920। चलिए सब को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है, हमें टेबल ड्रॉ करना है। टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल। क्या टैक्सेबल दिखाएगा? कैपिटल गेन। मैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, वो तो हमें सब में पता चलेगा। टैक्सेबल कैपिटल गेन फॉर, किसके लिए काम कर रहे हैं? फॉर हिरल। असेसी है उसका नाम। फिर टेबल कैसे ड्रॉ होगा? 3 कॉलम 2 कॉलम हमें यहाँ पे प्रिपेयर करनी है, राइट। तो ये प्रिपेयर किया मैंने 2 कॉलम, उसमें
उसमें पहली कॉलम दैट इज पर्टिकुलर एंड सेकंड कॉलम दैट इज अमाउंट। ये लिखा मैंने पर्टिकुलर पहली कॉलम का नामकरण और दूसरी कॉलम आ गई अमाउंट वाली। क्लियर? अब उसमें क्या करना है, सबसे पहले असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर मेंशन करना है। ये लिखा मैंने प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर हमारे लिए होगा 18-19। असेसमेंट ईयर अभी कौन से लेंगे, 19-20। लास्ट टाइम आप देख सकते हो क्वेश्चन में भी आपको असेसमेंट ईयर दिया हुआ है। असेसमेंट ईयर अभी 20-21 है और हम 19-20 लेंगे, और प्रीवियस ईयर 18-19, एक साल पहले का सम। पर ऐसा हमें इसलिए करना है ताकि हमें इंडेक्स बदलनी ना पड़े। अगर हम इंडेक्स चेंज करेंगे तो कुछ वैल्यू भी बदल जाएगी जो हम अपने आप कर नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे कैपिटल गेन में, जो असेसमेंट ईयर जो प्रीवियस ईयर का सम है उसी ईयर प्रीवियस ईयर को लेके चलेंगे। क्लियर? चलिए, तो अब मुझे जो हीरन ने प्रॉपर्टी बेची है हाउस प्रॉपर्टी, उस पे कैपिटल गेन तक जाना है। फॉर्मेट को पकड़ के रखो, आप ध्यान कॉमर्स में पढ़ रहे हो। कैपिटल गेन का पूरा टेबल बनाया। अब देखो मैं शुरुआत कर रहा हूँ। फॉर्मेट याद है सबको? फॉर्मेट कैपिटल गेन का शुरुआत कैसे होता है? ये क्वेश्चन नंबर 2 हीरल के लिए हाउस प्रॉपर्टी उसने बेचा है। देखो मैं कहाँ से शुरू कर रहा हूँ, स्टार रेटिंग। कहाँ से शुरू करेंगे, सेल वैल्यू ऑफ रेसिडेंशियल हाउस। उसने क्या बेचा है भाई, घर बेचा है। तो रेसिडेंशियल हाउस की सेल वैल्यू आपको दिख रही है सब में कहीं सेल वैल्यू। सेल वैल्यू कितना में बेचा है देखो तो, हीरल ने अगर सेकंड पैराग्राफ में वहाँ पे था 66,24,750 इतने में उसने बेचा है। ये घर बेचने की सेल वैल्यू मैंने लिख दिया। अब उसके बाद फॉर्मेट को आगे बढ़ाया तो उसमें से क्या माइनस करना है, दैट इज ट्रांसफर एक्सपेंसेस। इसका दूसरा नाम सेल एक्सपेंसेस। कहीं दिया है आपको कि इसने बेचा साथ में इतना खर्चा किया? हाँ, सेकंड लाइन देखो तो, पेड 80,000 एज अ ब्रोकरेज। ट्रांसफर एक्सपेंसेस में उसने क्या खर्चा किया है, ब्रोकरेज का खर्चा। ये लिखा मैंने ब्रोकरेज, और ब्रोकरेज का खर्चा है 80,000। कर दो माइनस यहाँ से 65,44,750। ये आया वैल्यू, और इसको हम क्या बताएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, नेट सेल वैल्यू। शॉर्ट में इसको NSV बोला जाएगा। फिर से एक बार देख लो, कोई भी कैपिटल गेन जो भी प्रॉपर्टी आपको अंदर दी गई हो, जो भी असेट आपको अंदर दी गई हो, सबसे पहले उसकी सेल वैल्यू लिखते हैं। सेल वैल्यू ऑफ रेसिडेंशियल हाउस, यहाँ पे हाउस था तो मैंने हाउस लिखा। उसमें से ट्रांसफर एक्सपेंसेस लाइक ब्रोकरेज हमने माइनस किया, और ब्रोकरेज माइनस करने के बाद हम पहुंच गए नेट सेल वैल्यू पे। अब काम उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या लेस करना है, यानी यहीं पे होना चाहिए। अब माइनस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स क्यों अप्लाई किया, तो इंडेक्स अप्लाई करने का रीजन, ये प्रॉपर्टी जो है वो लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी होगी। चेक करो उसकी परचेज डेट, फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट लाइन, he had purchased residential house 18,59,980 during year 2004-5 2004-5 में प्रॉपर्टी खरीदी। अब सीधी सी बात है, प्रॉपर्टी अगर 2004-5 में खरीद रहे हो आप और बेच कब रहे हो 2018 में, अब इतना लंबा पीरियड हो तो प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म होगी या शॉर्ट टर्म? जाहिर सी बात है लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी होगी। अगर लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी है तो उसको क्या अप्लाई करना है, इंडेक्स अप्लाई करना है। तो इंडेक्स अप्लाई करने के बाद वाली वैल्यू हमें यहाँ पे कंसीडर करनी है। तो ध्यान से, नेट सेल वैल्यू आने के बाद हम लेस कर रहे हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब उसके लिए मुझे परचेस कॉस्ट चाहिए। फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में आपको कॉस्ट दिया हुआ है, कितना कॉस्ट है 18 लाख। फिगर थोड़ी सी ऑकवर्ड है, 18,59,980। अब ये थी डायरेक्ट मैंने कॉस्ट लिखा, फॉर्मूला याद है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये लिखी मल्टीप्लाई बाय सेल ईयर इंडेक्स अपॉन परचेज ईयर इंडेक्स। सेल ईयर इंडेक्स अपॉन परचेज ईयर इंडेक्स। कौन से साल में बेची होगी प्रॉपर्टी है ना, आपको अंदर की बात बता दूं, प्रॉपर्टी ऑलवेज प्रीवियस ईयर में बेची होगी। कब बेची होगी, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर अभी कौन सा है 18-19, तो सम के लिए हमने प्रीवियस ईयर 18-19 लिया है। चेक करो प्रॉपर्टी यस दिख रहा है 7/7/2018 को बेचा है, तो प्रॉपर्टी बेचा है 2018 में। 18 की इंडेक्स आप चेक करो तो 18-19 की इंडेक्स मिल रही 280 दिखी। नीचे आपको इंडेक्स ऑलरेडी दिया हुआ है, उसमें अपॉन में कौन सी लेनी है, परचेज ईयर की इंडेक्स। कौन सा ईयर है 4-5, वो भी क्वेश्चन में से देखो 4-5 की इंडेक्स दिखी
113 करो मल्टीप्लाई और डिवाइड 46 lakh 8,800। ऐसे। चलो ये वैल्यू लिखा। क्या उसने कोई इंप्रूवमेंट का वगैरह खर्चा किया है? वो घर प्रॉपर्टी खरीदने के बाद उसने कोई खर्चा किया है? हाँ है। फर्स्ट पैराग्राफ देखो, सी हैड आल्सो पेड 3,52,993 एज एन एडिशनल कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस ड्यूरिंग ईयर 2007-8। तो ये एक और नया पॉइंट आ गया भाई, उसने प्रॉपर्टी खरीदने के बाद एक और खर्चा किया है। देखो ये भी लेस होगा, सेल में से वो भी माइनस करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? इंडेक्स अप्लाई करने के बाद इंडेक्स कॉस्ट ऑफ, नाम है इंप्रूवमेंट, क्या बोलेंगे इसको? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो उसने खर्चा किया है, वो भी यहाँ से माइनस करना है हमें। कौन से साल में उसने खर्चा किया है? ईयर दिया हुआ है 2007-8। चलिए ये लिखा है ईयर मैंने। अब उसकी प्राइस कितनी है, कितना उन्होंने खर्चा किया है? हीरा ने खर्चा किया है 3,52,993। इसको भी इंडेक्स अप्लाई करना है। अब सीधी सी बात है, इसके लिए रूल ये है, ऊपर सेल ईयर ऑलवेज ऊपर आएगा। कौन से साल में सेल किया है प्रॉपर्टी? 1890, तो उसकी तो इंडेक्स फिक्स है, उसकी इंडेक्स 280 मैंने लिख दी। फिर अपन में लेना है इंप्रूवमेंट। कौन से साल में इंप्रूवमेंट किया उसने? 7-8। तो चेक करो 7-8 की इंडेक्स आपको दी गई होगी, 129 मिली। करो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड, आंसर आएगा 7,65,100। 7,65,100। अब दोनों को माइनस करो, हमें आंसर मिलेगा यहाँ पे 11,70,850। 850। ये आंसर को हम क्या कहेंगे? हमारा फर्स्ट आंसर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये मिल गया हमें जो चाहिए था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का आंसर मिल गया। अब सीधी सी बात है, जो एसएससी है हीरल, उसको 11,70,850 जितना गेन हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, तो क्या ये प्रॉफिट पे वो टैक्स भर देगी? गवर्नमेंट को इजीली टैक्स दे देगी? नहीं। यहाँ तक का काम तो हर बच्चा इजीली कर पाएगा, बट अब उसके बाद यहाँ पे उसको इतने वैल्यू पे टैक्स नहीं भरना है, इतने लाखों रुपए पे टैक्स नहीं भरना है। वो क्या करेगी? यही पैसे को कहीं ना कहीं क्या कर देगी? इन्वेस्ट कर देगी। अब इन्वेस्टमेंट करेगी तो उसका फायदा उसको 100% मिलेगा। तो अब देखो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है, उसके सामने उसने नया घर लिया। दिखा आपको एकदम इंडेक्स वाला पहली लाइन 1119 को सी परचेज अनदर रेसिडेंशियल हाउस ऑफ ₹12 लाख। उसने 12 लाख का एक रेसिडेंशियल हाउस परचेज किया। तो अब जो चीज हम माइनस करने जाएंगे ना, काफी अच्छे लोगों को यहाँ पे परेशानी होती है कैपिटल गेन में, वो हम कहेंगे एग्जम्पशन। क्या बोलेंगे उसको? एग्जम्पशन अंडर सेक्शन। अभी उसने क्या किया? हाउस प्रॉपर्टी सेल किया, और इन्वेस्टमेंट किस में किया? हाउस प्रॉपर्टी में। अंडर सेक्शन आएगा 54, जो लास्ट टाइम आपने लास्ट लेक्चर में पीडीएफ में इसको देखा हुआ है। एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 कब अप्लाई करेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड पे पूरा फोकस होना चाहिए। हाउस प्रॉपर्टी सोल्ड and invest in house property sold and invest in house property sold and investment house property। तब कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा? सेक्शन 54। तो ये सेक्शन कब अप्लाई करना है? जब हाउस प्रॉपर्टी आपने सेल किया हो और सामने इन्वेस्टमेंट किया हो हाउस प्रॉपर्टी में, तो हमें ये सेक्शन का फायदा मिलेगा। अब सोचो यहाँ पे कैपिटल गेन है इतना, और अंदर आपको नए घर की कीमत कितनी है? उसने नया घर कितने में खरीदा है? आई थिंक 12 लाख, 12 लाख, ये अमाउंट दिख रही है ना? 12 लाख में उसने नया घर खरीदा है। न्यू घर की कॉस्ट है, न्यू कॉस्ट, और सामने गेन कितना है? गेन ये आपको दिखा 11,70,850, ये आपके पास गेन है। अब सोचो तो 12 लाख और यहाँ पे 11,70,850, इन दोनों में से कौन सी वैल्यू माइनस मिलेगी? जो इन्वेस्टमेंट किया है वो या गेन? तो विच एवर इज लेस, क्या लेना है हमें? विच एवर इज लेस। रूल ऐसा है कि जो कम है वो टेक ओवर कर लेना है। इन दोनों में से कम कौन सा है? गेन की वैल्यू। ताकि इसका रीजन है, देखो आप यहाँ से ये पूरी वैल्यू माइनस कर दोगे ना 11,70,850, तो टैक्स भरना कितना आएगा? नील, जीरो टैक्स भरना है। रीजन बता रहा हूँ आपको, अगर 12 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, 12 लाख माइनस करोगे ना तो यहाँ पे
माइनस में आंसर जाएगा। और कॉन्सेप्ट ये है कि आइदर असेसिव टैक्स पे करेगा, आइदर वो टैक्स पे नहीं करेगा। यहाँ पे उसको टैक्स पे करना नहीं है। अगर इससे कम वैल्यू का, सपोज यहाँ पे उसने 11 लाख का घर लिया होता, कितने का घर लिया होता? 11 लाख का। तो 11 लाख और ये वैल्यू कम से होगी 11 लाख। तो यहाँ से मैं 11 लाख माइनस करता और ये जो वैल्यू है ना 70,850, उसके ऊपर उसको टैक्स भरना पड़ता। तो मतलब इन्वेस्टमेंट और कैपिटल गेन जो कम है वो वैल्यू हमें कंसीडर करनी है। तो हमारे यहाँ पे आंसर आ चुका है, उसको कोई टैक्स नहीं पे करना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? लिखने के लिए टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, पर वो तो जीरो आ रहा है, उसको कोई वैल्यू पे टैक्स भरना नहीं है। क्लियर? चेक कर सकते हो आप, आपके पास वो क्वेश्चन में आंसर भी नीचे रखा हुआ है। चलिए सम नंबर 2 के बाद अब एक और छोटू सम नंबर 3 पे जा रहे हैं हम। एग्जांपल नंबर 3 एग्जैक्ट उसके बाद का। और अभी आप देख सकते हो स्टार्टिंग के ये सम है कैपिटल गेन के, तो इसके साथ में कोई होमवर्क आपको नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये सारे प्रैक्टिस मैं ही करवाऊंगा, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अब एग्जांपल नंबर 3 श्री अभय, ध्यान अंदर होना चाहिए, ये भी आपको सेक्शन 54 का ही पूरा कंसेप्ट समझाएगा। चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ एग्जांपल नंबर 3 रीडिंग, क्योंकि अभी ऑनलाइन लेक्चर है तो मैं ही कर रहा हूँ। एग्जांपल नंबर 3 Shri Abhay Shah has sold a residential house for rupees 31,20,000 on 50/11/2018. This house was bought on 1/5/1996 at a cost of rupees 1,20,000, but its fair market value on 1/4/2001 was estimated 8 lakh. During 2009-10, additional construction cost incurred 2,96,000. फर्स्ट पैराग्राफ वो क्या बता रहा है कि श्री अभय शाह के पास एक घर था जो उसने बेचा 31,20,000 में। फिर वो घर उसने कब खरीदा था? 1996 में खरीदा था। अगेन देखो प्रॉपर्टी 1996 में खरीदा और बेचा 2018 में। लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी हुआ। जब तक मैं आपको बताऊंगा नहीं तब तक सब में शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट नहीं आएगी, ज्यादातर लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट ही होगी। चलिए फिर उसके बाद आप उन्होंने क्या बताया कि उसकी 1/4/2001 की मार्केट वैल्यू है 8 लाख और फिर उसने एडिशनल कंस्ट्रक्शन का खर्चा करवाया। एडिशनल कंस्ट्रक्शन का मतलब इंप्रूवमेंट, हाउस जैसी प्रॉपर्टी हो तो उसमें आप कंस्ट्रक्शन करवाते हो ना, तो वो भी खर्चा आपको दिया हुआ है। ध्यान होना चाहिए सेकंड पैराग्राफ में, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन 50/2/2019 she had paid 1,92,500 towards construction cost of a new residential house, and 31/7/2019 she also deposited 1 lakh in, underline करना, schedule bank under the capital gain account scheme notified by the central government। भाई उसने क्या किया है? 1,92,500 नए घर के कंस्ट्रक्शन में लगाए, मतलब नया घर का उसने कंस्ट्रक्शन करवाया 2019 में गेन होने के बाद। फिर 1 लाख रुपीज उसने कोई शेड्यूल बैंक में अंडर द कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, सेंट्रल बैंक की जो स्कीम है उसमें पैसे डिपॉजिट किए। अब उसका फायदा क्या होगा ये हमें सब में समझना है। तो सबको स्टार्ट करें, फिर लास्ट में आप चेक करो तो सारा इंडेक्स दिया हुआ है आपको, जो रिक्वायरमेंट है वो 2001-2 का इंडेक्स दिया है, 9-10 का इंडेक्स दिया है, 18-19 का इंडेक्स दिया है। क्या कंप्यूट करना है? लास्ट लाइन को देखो, compute is taxable capital gain for year assessment year 1920। असेसमेंट ईयर कौन सा लेना है भाई? 1920। तो ये मैं आपको कई समय समझा चुका हूँ, हमें असेसमेंट ईयर पुराना वाला लेना है। अभी हम लेंगे 1920 के हिसाब से, भले अभी 2021 चल रहा हो पर ये इंडेक्स हम बदल नहीं सकते, इसलिए हम क्या करेंगे? असेसमेंट ईयर वही ले लेंगे और उस हिसाब से सामने वाला प्रीवियस ईयर कौन सा लेंगे? 1890। क्लियर हो रहा है? असेसमेंट ईयर 1920, प्रीवियस ईयर 1819। अब मुझे ये सम स्टार्ट करना है तो कैपिटल गेन का पूरा टेबल मैंने ड्रॉ करके रखा है। टेबल का हेडिंग टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन ऑफ श्री अभय। शुरुआत कहां से करेंगे? तो शुरुआत ऑलवेज सेल वैल्यू से करना है। ये लिखा मैंने सेल वैल्यू। क्या बेचा है श्री अभय ने? अभय ने बेचा है अगेन रेसिडेंशियल हाउस। ये लिखा मैंने रेसिडेंशियल हाउस। कितने में बेचा है चेक करो तो फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में ही है, 31,20,000 मिला वैल्यू। चलो अब उसमें से लेस करेंगे ट्रांसफर एक्सपेंसेस। आपको फॉर्मेट याद रह चुका होगा। ट्रांसफर एक्सपेंसेस है, सेल करने के बाद कोई खर्चा किया है? नहीं दिया।
ये किया डैश, यही वैल्यू को नीचे टपकाई, इसको क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड नेट सेल वैल्यू, शॉर्ट में NSV। ये हो गया फॉर्मेट यहाँ तक कंप्लीट। अब जो चीज माइनस करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। अब उसमें से क्या माइनस करना है, लेस। इंडेक्स अप्लाई करूं 100% आएगा, व्हाट आएगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। रीजन, क्योंकि लॉन्ग टर्म असेट है। देखो उन्होंने असेट कब खरीदा था, ईयर कौन सा चेक करो, 1996 में खरीदा है। अब जो असेट 1996 को खरीदा और 1890 में बेच रहे हो तो वो असेट लॉन्ग टर्म हो जाएगी। 1996 की वैल्यू चेक करो, 1996 की वैल्यू है 1,20,000। बट अब ध्यान से, अगर 2001 से पहले का खरीदा हो तो उसकी 1/4/2001 जो हमारे लिए बेस ईयर है उसकी मार्केट वैल्यू दी गई होगी। चेक करो, मार्केट वैल्यू दिया है 1996 के सामने 1/4/2001 का मार्केट वैल्यू मुझे दिखा 8 लाख, आपको भी मिला होना चाहिए। तो अच्छा, इन दोनों में से क्या लेंगे, विच एवर इज हायर। असेट अगर 2001 से पहले खरीदा हो तो 2001 के साथ कंपेयर करो और उसकी मार्केट वैल्यू टेक ओवर करो। तो दोनों में से हायर कौन सा है, 8 लाख, ये लिया 8 लाख, उसको इंडेक्स अप्लाई करो, ऊपर सेल ईयर इंडेक्स, नीचे परचेज। सेल ईयर इंडेक्स ऑलवेज 280 आएगी, चेक करो तो 18-19 सेल ईयर की इंडेक्स 280, नीचे परचेज ईयर 112 की इंडेक्स, ये बेस ईयर है, बेस ईयर की इंडेक्स ऑलवेज 100 होती है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, चेक करो वो भी करो, मल्टीप्लाई 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 280 डिवाइड बाय 100, 22,40,000। ये आंसर आया 22 लाख। यानी कि सेल में से सीधा परचेज कॉस्ट माइनस नहीं करते, सीधा एक्विजिशन कॉस्ट माइनस नहीं करते, उसको क्या अप्लाई करते हैं, इंडेक्स। जब भी प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म हो तब, शॉर्ट टर्म हो तो नहीं। चलिए, उन्होंने आगे हाउस में एक और कंस्ट्रक्शन करवाया है तो उसका नाम भी है, आगे वाले समय ये भी आ चुका है, क्या है उसका नाम, ये किया लेस मैंने, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ये इम्प्रूवमेंट का खर्चा लिया और इम्प्रूवमेंट कौन से साल में किया है, 2009-10। चेक करो उसकी कॉस्ट कितनी, इम्प्रूवमेंट करवाया, कितना कंस्ट्रक्शन करवाया उन्होंने, वैल्यू रुपीस 2,96,000। अब उसको भी इंडेक्स अप्लाई करो, ऊपर सेल ईयर इंडेक्स ऑलवेज कितनी आएगी, 280, नीचे 2009-10 की इंडेक्स, 9-10 की इंडेक्स आपको देखिए 148, करो मल्टीप्लाई और डिवाइड, 5,60,000। 5,60,000। ये आया आंसर, समझ में आ रहा है। अब दोनों को माइनस करो, हमें हमारा पहला प्यारा आंसर मिलेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बोलो तो 3,20,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3,20,000। अब सीधी सी बात है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया, यहाँ तक तो कोई भी समय कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कैपिटल गेन में आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो यहाँ तक कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट इसके बाद आप जो लेने जाएंगे वहाँ पे प्रॉब्लम होता है। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो आ गया पर अभी वो टैक्सेबल नहीं है। अब टैक्सेबल के लिए उसने ये पैसे कहीं इन्वेस्ट किए, कोई पैसे इन्वेस्टमेंट है, हाँ है सब में। लास्ट पैराग्राफ को देखो, ऑन 15/2/2019 2019 में उसने क्या किया, 1,92,000 टूवर्ड्स द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट फॉर अ न्यू रेजिडेंशियल हाउस। नए घर के कंस्ट्रक्शन के लिए उसने खर्चा किया। अब सेक्शन 54 आपको याद हो तो आगे पीपीटी में भी मैंने समझाया था, घर के सामने नया घर खरीदो तो सेक्शन 54 लगता है, पर सेक्शन 54 और दो चीजों के लिए भी है। अगर मान लो कि मुझे नया घर नहीं खरीदना है, अभी मार्केट में बहुत ज्यादा प्राइस है और मेरे पास जमीन ऑलरेडी है, तो मैं वो जमीन पे अगर नया घर कंस्ट्रक्ट करवाऊं, हाँ मैं अपने પોતાનું बांधकाम करिए, हम घर खुद बनाए, तो वो भी सेक्शन 54 में आता है। अब देखो वो भी क्या मैं कर रहा हूँ, लेस कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा, अंडर एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54, अगेन 54 अप्लाई होगा। रीजन क्या है, उन्होंने नए घर का कंस्ट्रक्शन किया है तो वो भी माइनस मिलेगा। आगे जैसे हाउस प्रॉपर्टी सोल्ड एंड इन्वेस्टमेंट एक हाउस प्रॉपर्टी था, वैसे ही न्यू कॉस्ट ऑफ, ऐसा लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन का कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस, नए घर का कंस्ट्रक्शन का खर्चा कितने का किया है, 1,92,500। समझ में आ रहा है। ऐसा जरूरी है कि आप नया घर खरीदो ही,
आपने घर के सामने नए घर का कंस्ट्रक्शन करवाया तो कंस्ट्रक्शन भी आपको माइनस मिलेगा। एक और है 54, एक और सेक्शन के लिए जाना जाता है, वो क्या है चेक करो तो उन्होंने 1 लाख रुपीस डिपॉजिट की है, तो ये यहाँ पे मैं लिखूंगा डिपॉजिट कितना किया है, डिपॉजिट इन शेड्यूल बैंक, पूरी स्कीम का नाम भी लिख लेगा डिपॉजिट इन शेड्यूल बैंक, अंडर कौन सा है, अंडर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, ना ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होती है, उसमें उन्होंने पैसे डिपॉजिट किए, कितने पैसे डिपॉजिट किए, आई थिंक 1 लाख, तो ये 1 लाख यहाँ से माइनस में है। तो आप समझ में आ रहा है सेक्शन 54, घर के सामने घर खरीदो, घर के सामने कोई नए घर का खर्चा करवाओ, कंस्ट्रक्शन करवाओ, या फिर सेंट्रल बैंक में पैसे डिपॉजिट करो, कोई कैपिटल गेन के अंदर कोई पैसे डिपॉजिट करो आप, हाँ कोई स्कीम में, तो वो भी आपको सेक्शन 54 में माइनस मिलता है। अब ये दोनों माइनस करोगे तो हमें हमारा पहला आंसर मिल जाएगा, फाइनल आंसर जो हमारा गेन है, कितना आंसर आएगा दोनों माइनस करने से, 27,500। 27,500, ये मैजिकल फिगर है, आप आंसर दिया हुआ है आपको, आपके जो अमाउंट है उसके साथ आंसर दिया है, चेक कर सकते हो, ये हमारा आंसर आएगा टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। चेक कर लो आंसर को, समझ में आ रहा है सेक्शन 54, ये छोटू छोटू एक ही एसेट दिया गया हो ऐसे सम्स यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। चलिए अब बारी है छोटे छोटे सम्स के साथ अब बड़े सम की एक टेबल वाला सम हम करेंगे जो आपके पीडीएफ में एग्जांपल नंबर 5 है, लास्ट वाला सम जो पीडीएफ में आपको दिया गया है। श्री तारक मेहता, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कैरेक्टर है, ये जो साल में सम पूछे थे सारे तारक मेहता के नाम वाले सम थे, बबीता, अय्यर, जेठालाल ऐसे नाम थे ये साल में। तो टैक्सेशन में जनरली जो पेपर निकलता है उसको ये सीरियल अच्छा लगता होगा, तो मोस्टली वो लोग टैक्सेशन में ऐसे नाम को यूज कर रहा है। चलिए हमें नाम में कुछ नहीं रखा है, हमें सम में ध्यान देना है, टेबल वाला सम। एग्जांपल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, टेबल वाला सम है, स्टार्ट कर रहा हूं रीडिंग। अब देखना है एक से ज्यादा कैपिटल असेट है। हेडिंग, श्री तारक मेहता हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल फॉर प्रीवियस ईयर 1890, compute taxable gain for assessment year 1920। अभी हम जो सम कर रहे हैं कैपिटल गेन में, असेसमेंट ईयर है 1920, प्रीवियस ईयर है 1890। रीजन क्या है, बार बार हर एक समय मैं आपको समझा रहा हूँ, रीजन क्या है, ताकि अंदर जो हमें इंडेक्स दिया है अगर हम इंडेक्स चेंज कर रहे हैं तो सेल वैल्यू, परचेज वैल्यू, ये सब कुछ चेंज करना पड़ेगा और वो मॉडिफाइड हम नहीं कर सकते। तो सीधी सी बात है, अगर आपको इस साल का सम पूछे तो असेसमेंट ईयर 1920 की जगह पे 2021 दिया होगा और प्रीवियस ईयर 1920 होगा, तो आपको तो रेडीमेड दिया ही होगा सम में, तो आपको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास नई इंडेक्स अवेलेबल होगी, इंडेक्स आपको सम में दिया होता है। स्टार्ट करें सम को, पूरा टेबल है, ध्यान से देखो तो सम में सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर असेट का टेबल है, असेट में कौन कौन से असेट है, रेजिडेंशियल हाउस है, RIL के इक्विटी शेयर है, ये कंपनी का नाम होगा, फिर है पर्सनल मोटर कार, फिर है ज्वेलरी, फिर रेजिडेंशियल हाउस है, एक और रेजिडेंशियल हाउस, पर उसमें सिर्फ परचेज प्राइस दिया हुआ है अगर आपका ध्यान जा रहा है तो। फिर उसमें डेट ऑफ सेल है, सेल की डेट, अच्छा चेक करो तो डेट ऑफ सेल ये सभी प्रीवियस ईयर की होगी, प्रीवियस ईयर यानी 1890। चेक करो यहाँ पे असेट कब बेचा है, सारी के सारी असेट यहाँ पे ये ईयर खत्म होगा 31 मार्च 2019, तो 31 मार्च 2019 से पहले ही सारी असेट बेची है 2018-19 में। चेक करो तो सेल रेट वही है, हाँ वही है। फिर उसके बाद सेल प्राइस तीसरा चौथा कॉलम, फिर उसके बाद डेट ऑफ परचेज दिया हुआ है, वो तो अलग अलग साल में परचेज किया होगा, फिर परचेज प्राइस है, लास्ट कॉलम है ट्रांसफर प्राइस। ट्रांसफर प्राइस का क्या करना है वो भी आपको पता है, ट्रांसफर प्राइस दी गई है। फिर टेबल के नीचे आओ, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सेल्फ रेसिडेंशियल हाउस वाज 35 लाख। अब जो रेसिडेंशियल हाउस है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू दिया है 1/4/2019 की, 1/4/2001 की। फिर आपको इंडेक्स का एक छोटू टेबल दिया हुआ है, हर एक जो इंडेक्स आपको चाहिए होगा वो दिया हुआ है। अच्छा टेबल के ऊपर एक लाइन है, द शेयर ऑफ कंपनी वेल सब्जेक्ट टू STT। ये STT क्या है, इट इज कॉल्ड सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अब ये STT का रूल है ना, ये साल हट चुका है, प्रीवियस साल भी था पर वो हट चुका है। अब ये STT का यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कौन से में अप्लाई होगा, नाम है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स।
जब आप शेयर जैसे असेट बेचते हो ना तो उसमें एसटीटी का रूल आता था, अब ये साल वो रूल हट चुका है, अब आपको उसमें टैक्स भरना ही होता है। चलिए तो सम को स्टार्ट किया जाए। यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक या दो असेट नहीं है, 3-4 असेट है, तो उसके लिए टेबल तो हम वैसे ही ड्रॉ करेंगे जो मैंने करके रखा है। आप देख सकते हो टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन, किसके लिए काउंट कर रहे हैं? श्री तारक मेहता के लिए। अब टेबल की शुरुआत करेंगे हम, पर यहाँ पे एक से ज्यादा असेट है, टेबल की शुरुआत हम कहाँ से करते हैं? सेल वैल्यू से। पर ये लिखा मैंने नंबर 1 क्योंकि बहुत सारे असेट है, तो 1 2 3 4 जितनी असेट है वैसा लिखेंगे। नंबर 1 शुरू करेंगे हम सेल वैल्यू ऑफ, पहली प्रॉपर्टी कौन सी है चेक करो, हाउस है, यस हाउस है, रेसिडेंशियल हाउस, ये हमने लिखा हाउस, और हाउस की सेल वैल्यू टेबल में से लिखो, अब टेबल में दिख रही है आपको 90,000, ये लिखा 90,000। अब वर्क बढ़ जाएगा, काम वही करना है पर थोड़ा सा लेंथी वर्क हो जाएगा, उसमें से लेस करेंगे हम ट्रांसफर एक्सपेंसेस, है सबने ट्रांसफर एक्सपेंसेस पूरा कॉलम दिया हुआ है, चेक कर सकते हो आप, लास्ट कॉलम में 25,000 मिला, करो माइनस 89,75,000। 89,75,000 ये मिला हमें नेट सेल वैल्यू। चलिए नेट सेल वैल्यू मिलने के बाद उसमें से लेस करेंगे, क्या ये प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म है? कब खरीदा था चेक करो तो, हाउस 1995 में खरीदा था, परचेस डेट आप देख सकते हो 1/10/1995। तो अब क्या करना पड़ेगा? लेस करेंगे हम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक्विजिशन का दूसरा नाम परचेस, एक्विजिशन कॉस्ट हमें माइनस करनी है। असेट परचेस किया है उन्होंने 1995 में, वैल्यू है टेबल में से 3 लाख, पर आपको पता है अगर असेट 1/4/2001 से पहले खरीदा हो ना तो उसका 1/4/2001 का फेयर मार्केट वैल्यू दिया होगा, चेक करो टेबल के नीचे है, अभी मैंने रीड किया था, कितना है फेयर मार्केट वैल्यू? 35 लाख। अब कहाँ 3 लाख और कहाँ 35 लाख, आप देख सकते हो 1995 में 3 लाख में खरीदा था, पर 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 35 लाख। अब नियम क्या है? व्हिच एवर इज हायर, हायर कौन सा है? 35 लाख। करेंगे इसको इंडेक्स अप्लाई, अब आपको इंडेक्स भी पता चल गया होगा, ऊपर सेल नीचे परचेस, ऊपर सेल नीचे परचेस। सेल ईयर की इंडेक्स देखो तो 18-19 की 280 फिक्स और 2001 डेज ईयर है, डेज ईयर की इंडेक्स ऑलवेज कितनी होती है? 100, और सब में भी आपको दिया गया होगा, करो तो मल्टीप्लाई 98 lakhs। 98 लाख। आपको इसमें इंप्रूवमेंट का खर्चा हो, जैसे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दिया हमने, क्या कोई इंप्रूवमेंट का खर्चा है सब में? नहीं दिया है, इंप्रूवमेंट कहीं पे नहीं दिखा, तो दैट मींस अब सीधा एक्विजिशन कॉस्ट माइनस करो, आंसर आएगा 8,25,000। 8,25,000 माइनस में आंसर आया। अच्छा माइनस का मतलब क्या होता है? गेन की जगह ये तो लॉस हो गया, तो कैपिटल प्रॉफिट यानी गेन की जगह यहाँ लॉस हुआ, तो सीधी सी बात है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसको क्या बताएंगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, ये आया लॉस। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार गेन हो, कोई एसेट बेचने से हमें लॉस भी हो सकता है, तो फर्स्ट एसेट में यहाँ पे तो लॉस आ गया। पर अच्छा अब आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होगा कि यहाँ पे उन्होंने एक रेसिडेंशियल हाउस नीचे परचेस किया हुआ है, हाउस बेचा, सामने नया घर परचेस किया, सेक्शन 54 नहीं आएगा? नहीं, यहाँ पे सेक्शन 54 आएगा नहीं, उसको कोई फायदा ही नहीं हुआ, उसको कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ, तो सामने सेक्शन 54 कैसे आ सकता है? नहीं लगा सकते हम, तो उसका मतलब ये भी होता है कि उन्होंने जो नया घर खरीदा वो उसको यहाँ पे माइनस मिलेगा नहीं। समझ में आ रहा है? चलिए एक और चीज, सेकंड थिंग, सेकंड एसेट पे अब हम जाएंगे, पहली एसेट का काम तमाम हो चुका है, अब नंबर 2 की बात करेंगे। सेकंड नंबर की एसेट कौन सी है? उसकी सेल वैल्यू लेंगे, सेल वैल्यू ऑफ, नाम है RIL इक्विटी शेयर। चलिए इसकी सेल वैल्यू से शुरू करेंगे। ये RIL कंपनी के इक्विटी शेयर की कीमत कितनी है, सेल वैल्यू कितनी है चेक करो, और टेबल में हमें दिख रहा है 10 लाख मिला, उसमें से क्या माइनस करेंगे? टेबल को फॉर्मेट पकड़ते जाओ, उसमें से माइनस करेंगे ट्रांसफर एक्सपेंसेस, ट्रांसफर एक्सपेंसेस कितने दिए हैं? 1000 माइनस करो तो 9,99,000। 9,99,000 सिर्फ 1,000 माइनस की है, ये मिला हमें नेट सेल वैल्यू।
चलो नेट सेल वैल्यू के बाद अब हमें आगे क्या करना है, हमें पता है उसमें से इंडेक्स माइनस करनी पड़ेगी। लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी हो तो लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए आपके पास उसको कब खरीदा है, साल दिया होगा 2005 में खरीदा था, मिला 2005 में। कितनी वैल्यू का परचेस किया था, 2,80,800 करा तो उसको इंडेक्स अप्लाई ऊपर 280 सेल ईयर की इंडेक्स, नीचे 2005 की इंडेक्स। 5 की इंडेक्स चेक करनी पड़ेगी हमें टेबल में, ठीक है। टेबल में 5 6 की इंडेक्स 117 मिला, सेल नीचे परचेज ईयर की इंडेक्स 2005 की इंडेक्स 117 करो मल्टीप्लाई डिवाइड 6,72,000। 6,72,000। क्या इसमें कोई इंप्रूवमेंट जैसा कोई खर्चा है, इसमें तो शेयर्स में तो जनरली होता ही नहीं है, कर दो सीधा माइनस 3,27,000। 3,27,000। अब ये हमारे पास गेन आ चुका है, इसको क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब क्या इसमें से कोई एजम्पशन डिडक्शन माइनस करना है, नहीं। यहाँ पे इसका ये भी एक फाइनल आंसर आ चुका है, वो चीज हम लास्ट में करेंगे क्योंकि बहुत सारी असेट दी गई हो तो उसमें ये एजम्पशन वाला काम लास्ट में किया जाएगा। चलिए इक्विटी शेयर के बाद तीसरा असेट नाम है, लिखने जा रहा हूं मैं, थर्ड नंबर 1 2, उसके बाद थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर पे पर्सनल मोटर कार। अब पर्सनल मोटर कार जैसे लिखा मैंने यहाँ पे सेल वैल्यू ऐसा कुछ नहीं लिखा, उसको परचेस किया सेल किया है, बट ये तो हमारे लिए कैपिटल असेट है ही नहीं, ये कंसीडर नहीं की जाएगी। इट इज नॉट कंसीडर एज अ कैपिटल असेट। रीजन याद हो तो आपको, थ्योरी पूरी आपने समझी हुई है। थ्योरी में यहाँ पे क्या बताया था आपको, पता हो तो, पर्सनल आइटम लाइक रेफ्रिजरेटर, मोटर कार, टीवी, आपकी पर्सनल क्लोथ्स, वो सारी चीजें कैपिटल असेट कंसीडर नहीं की जाएगी। तो आपको जानबूझ के टेबल में ऐसे एक या दो चीज दी गई हो सकती है कि जो कैपिटल असेट है ही नहीं। कैपिटल गेन हम किस पे काउंट करते हैं, कैपिटल असेट पे, तो ये तो कैपिटल असेट है ही नहीं, पर मैंने फिर भी लिख के वहां पर दिखाया ताकि पेपर चेकर को पता चले कि भाई हमें पता है कि ये कैपिटल असेट नहीं है। समझ में आ रहा है? तो 3 असेट का काम तमाम हो चुका है, ऑलमोस्ट सारी असेट आ गई है, अभी भी एक बाकी है ज्वेलरी। अब बोर्ड पे जगह यहाँ पे कम है तो मैं आगे वर्क करने के लिए नेक्स्ट टेबल बाजू में ड्रॉ कर रहा हूँ। छोटू टेबल सम कंटिन्यू है, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, ये लिखा, और अब नंबर कौन सा है, नंबर 4। 1 2 3 के बाद अब नंबर 4 क्या बेचा है हमने, सेल वैल्यू से शुरू करेंगे। सेल वैल्यू ऑफ क्या बेचा है हमने, ज्वेलरी बेची, ये लिखा ज्वेलरी, और ज्वेलरी की सेल वैल्यू कितनी है, 39 लाख मिला, ये लिखा 39 लाख। फिर उसमें से माइनस क्या करेंगे, लेस ट्रांसफर एक्सपेंसेस। ट्रांसफर एक्सपेंसेस है, हाँ है 30,000, कर दो माइनस। नेक्स्ट सेल वैल्यू 38,70,000। 38,70,000, ये नेट सेल वैल्यू मिला। अब जैसे आगे बढ़ेंगे हम ज्वेलरी के लिए, तो ये कर रहा हूं मैं लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अरे एक्विजिशन क्यों लिखा मैंने, इंडेक्स अप्लाई नहीं करना है, इंडेक्स अप्लाई नहीं करना है ना, नहीं करना है इंडेक्स अप्लाई। रीजन मैं आपको बता रहा हूं, फर्स्ट टाइम इन अ सम, अब तक जितने सम काउंट किए सारी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट थी, बट अब टाइम आ चुका है शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट का। यहाँ पे मैंने इंडेक्स अप्लाई नहीं किया। कब, जब ये ज्वेलरी परचेस किया था, साल चेक करो, अब साल है 1/11/2016, परचेस की डेट चेक करो 1/11/2016। जो असेट उन्होंने 1/11/2016 को परचेस किया है और बेचा कब है, इसको बेचा कब है, कौन सा साल में बेचा है, इस परचेस के सामने सेल की डेट 28/2/2019। अब आपको रूल्स पता होने चाहिए। आपको याद आ रहा हो तो स्टार्टिंग के लेक्चर में जब ये कैपिटल गेन पूरा थ्योरी पीपीटी समझाया था प्रीवियस लेक्चर में, वहां पे बताया गया था कि ज्वेलरी जैसी चीजें
समझो 24 मंथ का रूल था, 12 मंथ का रूल था, 36 मंथ का रूल था। और 12 मंथ का रूल किसका अप्लाई होता था? 12 मंथ का रूल तो के लिस्टेड शेयर्स हो आपके पास, म्यूचुअल फंड हो, एमएफ, इन सारी चीजों को अप्लाई होता था। 24 मंथ का रूल किसको अप्लाई होता था? ये याद है? हाउस, लैंड एंड अनलिस्टेड शेयर्स, इन सभी को अप्लाई होता था। अगर इन सब में से शेयर्स ना हो, हाउस ना हो, म्यूचुअल फंड ना हो, तो उन बाकी सारी चीजों के लिए कौन से मंथ, कितने मंथ का रूल था? 36 मंथ का रूल। तो इसका मतलब ये होता है ज्वेलरी 36 मंथ के क्राइटेरिया में आ रही है, यानी 36 महीने से कम टाइम पीरियड के लिए अपने पास रखा हो, खरीदा और बेचने के बीच में 3 साल, 36 महीने यानी कह सकते हो 3 साल के कम वक्त से पहले बेच दिया हो, तो वो असेट कौन सी हो जाएगी? शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। और क्या असेट ये 3 साल से पहले बेच दिया? अब ये मुझे सीधा जानना हो तो इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई मार्क्स नहीं है। तो अब हम क्या समझ सकते हैं? अगर हमें पता है कि ज्वेलरी को 36 साल का मंथ का रूल अप्लाई हो रहा है, 36 मंथ का, तो इसमें मुझे 3 साल ऐड कर देना सीधा। अब इसको मैं 3 साल ऐड करूं तो 1/11/2019 आ जाएगा। मतलब यहाँ तक इसके बाद बेचा है ना तो वो लॉन्ग टर्म, पर इससे पहले बेच दिया हो तो शॉर्ट टर्म। क्या असेट ये 11 महीने यानी 2019 के नवंबर से पहले बेच दिया है? हाँ बेच दिया, उन्होंने तो फरवरी में बेच दिया है। तो इसका मतलब ये होता है पूरे 3 साल कंप्लीट हुए नहीं है, तो आपको सीधा समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट है। तो इसका मतलब ये होता है, ये टाइम पीरियड भी बताने की जरूरत नहीं है, सीधा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, परचेस की कॉस्ट चेक करो तो परचेस का वैल्यू वो सीधा माइनस करोगे और वैल्यू है 31 लाख, सीधा माइनस करना है, कोई इंडेक्स अप्लाई नहीं करो तो माइनस 7,70,000। 7,70,000 आंसर आया। और उसको क्या बताएंगे हम? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जैसे लॉन्ग टर्म था वैसे ये कौन सा है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। समझ में आ रहा है? और एक चीज बताओ, शॉर्टकट तरीका मोस्टली आपको फायदेमंद नहीं होता, पर आपको देखो यहाँ पे तो वैल्यू के बीच में ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है। जैसे आगे कितना डिफरेंस था, आगे तो कितना डिफरेंस था हर एक वैल्यू में। जब इंडेक्स अप्लाई करते हो तो आपको ये भी अगर समझ में आ जाए लॉजिकली कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है प्राइस में, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट हो सकती है। तब आप डेट को अच्छे से वेरीफाई कर लो। तो ये भी आपको दूसरा रास्ता है कि दोनों वैल्यू में ज्यादा डिफरेंस ना हो तो इंडेक्स अप्लाई नहीं करना है। तो यहाँ पे भी समझ में आ सकता है। अब ऑलमोस्ट आंसर कंप्लीट हो चुका है। देखो तो चेक करो तो फर्स्ट असेट में लॉन्ग टर्म लॉस हुआ, फिर दूसरी असेट में हमें लॉन्ग टर्म गेन हुआ इतना, तीसरी तो कैपिटल असेट है ही नहीं और ये तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको लास्ट में एक रेसिडेंशियल हाउस दिया हुआ है, उन्होंने 9 लाख का एक नया घर खरीदा था। क्या उनको ये नए घर की कीमत कहीं से माइनस मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि देखो एसएससी जो तारक मेहता है ना, उन्होंने घर पे लॉस किया है, एक घर पे उन्होंने लॉस किया है, सामने नया घर परचेस किया है, सेक्शन 54 अप्लाई हो सकता था यहाँ पे अगर प्रॉफिट होता तो। अब वो नए घर का वैल्यू उन्होंने इन्वेस्टमेंट उनको कहीं फायदेमंद होगा नहीं, क्योंकि एसएससी एक है तो उसने हाउस प्रॉपर्टी सोल्ड किया, सामने हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, पर क्योंकि यहाँ पे लॉस है तो सेक्शन 54 का फायदा मिलेगा नहीं, उसको हम कहीं से भी डिडक्शन कर सकते नहीं। और सम अगर कंप्लीट करना है तो फाइनल आंसर क्या लिख सकते हैं हम? तो फाइनल 2 आंसर होंगे। फर्स्ट पहला में अगर लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है तो टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉस, गेन या फिर लॉस होगा, चेक करो तो लॉन्ग टर्म कितना है? ये रहा लॉन्ग टर्म। सबसे पहले मुझे दिखा -8,25,000 फर्स्ट असेट में लॉस, आगे कहीं ये देखा सेकंड असेट में प्रॉफिट है तो लॉस में प्रॉफिट को प्लस करेंगे 3,27,000, ये माइनस है ये प्लस है, इसको माइनस करो तो यहाँ से आंसर मिलेगा, लॉस मिलेगा 4,98,000। अब देखो ये बंदे का लॉस है ये, अब लॉस पे टैक्स भर सकते हैं? मैंने देखो आगे टैक्सेबल नहीं लिखा, टैक्सेबल क्यों नहीं लिखा? लॉस पे कभी टैक्स होता है? नहीं होता। तो टैक्स कौन सी चीज पे होगा? ये रहा। तो अब देखो दूसरा आंसर ऐसा लिख के समझना है, टैक्सेबल शॉर्ट टर्म
कैपिटल गेन, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ है बंदे को 7,70,000 पे, इस पे टैक्स भरना पड़ेगा। और कोई ये भी सोचेगा कि भाई सर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ये गेन के सामने माइनस नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। लॉन्ग टर्म के सामने लॉन्ग टर्म ही सेटअप होता है, हुआ लॉन्ग टर्म सेटअप, और शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म के सामने सेटअप कर सकते नहीं है। तो अगर क्वेश्चन हो रहा है कि ये शॉर्ट टर्म और ये लॉन्ग टर्म के सामने ये प्रॉफिट है तो सेटअप नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म अलग से आइडेंटिफाई करना है, दोनों एक दूसरे के साथ आइडेंटिफाई नहीं होते। और यहाँ पूरा मैं आपको जो बेसिक सिखाना चाहता था सेक्शन 54, ये 3 सम के साथ आज का काम यहीं पे कंप्लीट करता है। नेक्स्ट लेक्चर में सफर को आगे बढ़ाएंगे, तब तक के लिए जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.